नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और आर्मेनिया के बीच होने वाली एक बहुत बड़ी डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ से है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अभी भारत की तरफ से आर्मेनिया की Su-30 फाइटर जेट की फ्लीट के लिए मेंटेनेंस और सपोर्ट पैकेज को प्रोवाइड करने के लिए बातचीत किया जा रहा था। अभी इसको लेकर एक मेजर अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें ये पता चला है कि आर्मेनिया की तरफ से अभी दरअसल भारत से अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है। आर्मेनिया के पास अभी फिलहाल 4 Su-30SM मल्टीरोल फाइटर जेट मौजूद है और अभी उनमें अस्त्र मार्क 1 BVR मिसाइल को इंटीग्रेट करने का प्लान आर्मेनिया की तरफ से किया जा रहा है। अभी इन जेट में आर्मेनिया की तरफ से रशियन ऑरिजिन R-77 मिसाइल को स्टैंडर्ड VVR मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इन मिसाइल का रेंज बस 80 किलोमीटर तक ही सीमित होने वाला है, जिस वजह से आर्मेनिया की तरफ से अभी से अस्त्र मार्क 1 से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि आर्मेनिया की तरफ से अभी अस्त्र मार्क 1 को एक्वायर करने के बाद अपनी Su-30 फ्लीट में अस्त्र मार्क 2 को भी इंटीग्रेट करने का प्लान किया जा रहा है। हालांकि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का सीरीज प्रोडक्शन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन आर्मेनिया की तरफ से पहले से इस मिसाइल को एक्वायर करने के बारे में प्लान किया जा चुका है और अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन फ्यूचर में उनकी Su-30SM के लिए अस्त्र मार्क 2 के लिए रास्ता ओपन करने वाला है, क्योंकि उनको अजरबैजान की तरफ से रिसेंटली एक्वायर किए गए JF-17 के खिलाफ BVR को मेंटेन करने मदद करने वाला है। लेकिन आर्मेनिया की Su-30 में अस्त्र सीरीज की मिसाइल को इंटीग्रेट करना इतना आसान भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उनकी Su-30SM फाइटर जेट कम्प्लीटली रशियन ऑरिजिन मिशन कंप्यूटर और फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो कि इंडियन एयरफोर्स की सुखोई से काफ़ी अलग होता है। जिस वजह से अगर आर्मेनिया की तरफ से अभी अस्त्र मिसाइल को उनकी Su-30SM में इंटीग्रेट करने का प्लान किया जाएगा, तो उनकी Su-30 एयरक्राफ्ट में कुछ माइनर सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन ऐसा करने से फ्यूचर में आर्मेनिया के सभी Su-30 प्लेटफॉर्म के लिए सभी इंडियन ऑरिजिन वेपन को इंटीग्रेट करने का रास्ता खुलने वाला है, जो कि लॉन्ग टर्म में उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगला अपडेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के AWACS की तरफ से है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से अभी चाइना की तरफ से ऑफर किए गए KJ-500 AWACS एयरक्राफ्ट के बदले स्वीडन की तरफ से डेवलप किए गए साब ग्लोबल आई प्लेटफॉर्म पर फोकस किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट उस वक्त पर सामने आ रहा है जब चाइना की तरफ से 6 जून 2025 को पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ी डिफेंस पैकेज को ऑफर किया गया था, जिसमें KJ-500 AWACS और J-35A जैसे फाइटर जेट को पाकिस्तान को ऑफर किया गया था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भी ग्लोबल आई को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, जो कि साब 2000 एरिया का एक एडवांस सक्सेसर है और इसमें बॉम्बार्डियर की ग्लोबल 6000 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यह डिसीजन उनकी पुरानी साब टेक्नोलॉजी के साथ पॉजिटिव एक्सपीरियंस और चाइनीज ऑरिजिन ZDK-03 AWACS के फेलियर के बेसिस पर लिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के AWACS फ्लीट को काफी मेजर लॉस का सामना करना पड़ा था, जिसमें कुल मिलाकर पाकिस्तान के 2 साब एरिया AWACS को इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एक को इंडियन एयरफोर्स की S-400 सिस्टम की तरफ से पंजाब के डिंगा के पास शूट डाउन किया गया था, जो कि पाकिस्तान के अंदर करीब 350 किलोमीटर अंदर मौजूद था, और एक बोलारी एयरवेज में ब्रह्मोस मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया गया था। इन लॉसेस के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास अभी सिर्फ 7 ही AWACS मौजूद है। चाइना की KJ-500 AWACS एक मॉडर्न AWACS प्लेटफॉर्म है, जिसमें 360 डिग्री कवरेज के लिए डोर्सल लैडोम के अंदर 3 ऐसा रडार पैनल को इंटीग्रेट किया गया। ये एयरक्राफ्ट Y9 एयरफ्रेम के ऊपर बेस्ड है, जो कि सोवियत ऑरिजिन AN-12 एयरक्राफ्ट को बेस करके चाइना की तरफ से कॉपी किया गया था। KJ-500 AWACS की बात करें तो ये फाइटर साइज टारगेट को लगभग 470 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें टर्बोप्रोप इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जेट इंजन की तरह स्पीड और मैन्युअबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाता। इसके अलावा इसका इंजन भी सोवियत ऑरिजिन AL-20 इंजन का चाइनीज क्लोन है, जो कि काफी इशू क्रिएट करते हैं और पहले भी पाकिस्तान की तरफ से चाइनीज ऑरिजिन ZDK-03 AWACS को ऑपरेट किया जा चुका है, लेकिन रडार फॉल्ट, इंजन फेलियर और हाई मेंटेनेंस इशू की वजह से इनको 2024 में ही पाकिस्तान की तरफ से रिटायर कर दिया गया था। इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से अभी साब की AWACS को प्रेफर किया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि साब का जो ग्लोबल AWACS है ये 650 किलोमीटर तक डिटेक्शन रेंज को प्रोवाइड करने वाला है, जो कि चाइनीज AWACS के मुकाबले काफी बेहतर रेंज को प्रोवाइड करने वाला है। और ये भारत के लिए भी एक चिंता की बात बनने वाला है, क्योंकि वर्तमान हमारे जो AWACS मौजूद है इनकी मैक्सिमम डिटेक्शन रेंज 450 किलोमीटर के आसपास है। तो अगर पाकिस्तान अभी साब ग्लोबल AWACS को खरीदता है तो ये आगे चल के पाकिस्तान की सिचुएशनल अवेयरनेस को भारत के मुकाबले काफी बेहतर करने की उम्मीद किया जा रहा है।
अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान के बीच हुई रिसेंट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की तरफ से है, जिसको लेके अभी एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। FICCI के न्यू एज मिलिट्री टेक्नोलॉजी इवेंट के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह, जो कि डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने रखा था। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना की तरफ से पाकिस्तानी एयरफोर्स को रियल टाइम सर्विलेंस और इंटेलिजेंस सपोर्ट को प्रोवाइड किया जा रहा था, जिससे हमें एक तरीके से चाइना और पाकिस्तान दोनों का सामना करना पड़ रहा था। और इसमें चाइना की तरफ से पाकिस्तान को इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट की एग्जैक्ट लोकेशन और मूवमेंट के बारे में जानकारी दिया जा रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने यह भी बताया था कि जब भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच डी-एस्केलेशन को लेकर बातचीत चल रहा था, तब पाकिस्तानी DGMO की तरफ से स्पेशली कुछ इंडियन एयरफोर्स के वेक्टर्स के बारे में जानकारी या रेफरेंस दिया गया था, जो कि पाकिस्तान के अंदर कुछ मेजर स्ट्राइक करने के लिए तैयार थे। पाकिस्तान की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के एक Su-30M के एयरक्राफ्ट के बारे में भी बताया गया था, जिसमें ब्रह्मोस ए मिसाइल लोड था और ये पाकिस्तान की कमरा फैसिलिटी को टारगेट करने वाला था। लेकिन स्ट्राइक को एग्जीक्यूट करने से पहले ही पाकिस्तान को इसके बारे में पता चल चुका था, क्योंकि बैकग्राउंड से चाइना की तरफ से पाकिस्तान को इसका डिटेल प्रोवाइड किया जा रहा था, जिसमें फाइटर जेट की वेक्टर, सैटेलाइट इमेज और सीक्रेट इनपुट भी शामिल होने की उम्मीद किया जा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स की कमरा फैसिलिटी की बात करें तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, जहां पर मेनली JF-17 फाइटर जेट का प्रोडक्शन किया जाता है। और जब पाकिस्तान को पता चला कि भारत यहां पर एयर स्ट्राइक करने वाला है, तो तुरंत ही 10 तारीख को पाकिस्तान DGMO लेवल में बातचीत करने के लिए और सीज फायरिंग के लिए राजी हो गया था। पाकिस्तान को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलने की खबर को कुछ लोग अलग तरीके से भी पेश कर रहे हैं, खास करके लेफ्टिनेंट जनरल सिंह की स्टेटमेंट के बाद। खास करके पाकिस्तानी काफी खुश हो रहे हैं कि उनके पास भारत का पूरा प्लान पहले से ही मौजूद था और उनको पता था कि भारत कहां पर स्ट्राइक करने वाला है। लेकिन एक बात वो यहाँ पे भूल रहे हैं, वो ये कि ऐसा नहीं था कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान को सिर्फ कमरा फैसिलिटी पर स्ट्राइक होने का खबर या वेक्टर पहले से प्रोवाइड किया गया था। इससे पहले भी चाइना की तरफ से पाकिस्तान को इनपुट दिए गए होंगे कि भारत कहां पर एयर स्ट्राइक करने का प्लान कर रहा था। लेकिन इतना सब कुछ पता होने के बाद भी वो एक भी एयर स्ट्राइक को प्रिवेंट नहीं कर पाए थे, जिससे साफ होता है कि जो अचानक से सीज फायरिंग का डिक्लेरेशन किया गया था, ये पाकिस्तान की वजह से किया गया था, क्योंकि जैसे उनको पता चला कि कमरा फैसिलिटी पर ब्रह्मोस मिसाइल से स्ट्राइक किया जाने वाला है, उनके पास कोई और ऑप्शन वहां पे नहीं बचा था। क्योंकि अगर वहां पे ब्रह्मोस से स्ट्राइक कर दिया जाता तो JF-17 का प्रोडक्शन पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला था। और DGMO टॉक में पाकिस्तान की तरफ से यही बताया गया था कि आपका सो कॉल्ड यूनिट अभी पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स या कमरा फैसिलिटी पर स्ट्राइक करने वाला है, तो आप वो मत करिए। और इसी वजह से सीज फायरिंग को डिक्लेयर किया गया था। अगला अपडेट DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ARD की तरफ से, जहां एक नई 105 mm स्टैंडर्ड की FSA-VDS राउंड को को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए अभी एक इंडस्ट्री पार्टनर को इनवाइट किया जा रहा है। ये 105 mm स्टैंडर्ड का फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर प्रेसिंग डिस्कार्डिंग सबूत यानी कि FSA-PDS राउंड को स्पेशली इंडियन आर्मी के जोरावर लाइट टैंक के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत विजन के अंदर ही आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें DRDO और प्राइवेट डिफेंस सेक्टर साथ मिलकर एक हाई वेलोसिटी और हाई पेनिट्रेशन कैपेबल वाले एंटी टैंक राउंड को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मॉडर्न कंपोजिट आर्मर के साथ साथ एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर को भी इजीली पेनिट्रेट करने में सक्षम होने वाला है। FSA-PDS राउंड की डिजाइन और परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन काफी इंप्रेसिव लग रहे हैं। ARD की तरफ से प्रपोज किए गए राउंड का शॉर्ट वेट करीब 6 से 6.7 kg के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है और इसका ओवरऑल लेंथ भी 500 mm से 600 mm के बीच होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिससे एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी और लॉन्ग रेंज पेनिट्रेशन दोनों को अचीव किया जा सकता है। इस राउंड का कोर सेक्शन यानी कि पेनिट्रेटर सेक्शन को मेनली हाई स्ट्रेंथ टंगस्टन अलॉय से बनाया जाने वाला है, जो कि आजकल के मॉडर्न मेन बैटल टैंक और खास करके चाइनीज टाइप 15 टैंक को भी पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। और इसमें एल्यूमिनियम सबूत का इस्तेमाल किया जाएगा, जो फायरिंग के टाइम पे राउंड के एनर्जी ट्रांसफर को मिनिमाइज करने वाला और टैंक के रिकॉल को मिनिमाइज करने वाला है, जो कि जोरावर जैसे लाइटवेट क्लास के डिजाइन वाले टैंक के लिए काफी सुइटेबल होने वाला है। ये 105 mm स्टैंडर्ड का FSA-PDS राउंड जोरावर टैंक के लिए मेन आर्मामेंट भी होने वाला है, जो कि इस टैंक को चाइना के लाइट टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल के अगेंस्ट में एक मेजर थ्रेट बना सकता है। अब फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई भी टैंक मौजूद नहीं है जो कि 105 mm स्टैंडर्ड के एमुनेशन का या मेन गन का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से हमारे पास फिलहाल 105 mm स्टैंडर्ड की कोई भी एमुनेशन मौजूद नहीं, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग टैंक जैसे कि T-90, T-72 और अर्जुन टैंक में 125 mm और 120 mm स्टैंडर्ड का मेन गन का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से हमारे एग्जिस्टिंग स्टॉक में 105 mm के एमुनेशन मौजूद नहीं और इसी वजह से अभी जोरावर टैंक के लिए स्पेशल एमुनेशन को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है।
अगला अपडेट तेजस मार्क 1 प्रोग्राम की डिलीवरी डिलेज को लेकर है, जहां एचएएल के चेयरमैन डॉक्टर डीके सुनील की तरफ से ऑफिशियली एक्सेप्ट किया जा रहा है कि इंडिजिनस फाइटर जेट की प्रोडक्शन में अभी कई बड़े टेक्निकल चैलेंज हमको फेस करने पड़ रहे हैं। अभी तक हमको पता था कि तेजस मार्क 1 की डिलीवरी और प्रोडक्शन डिले होने के पीछे जो मेजर कारण है वो ये कि जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भी टाइम पर तेजस के लिए इंजन को डिलीवर नहीं किया जा रहा है। लेकिन 5 जुलाई 2025 को द हिंदू को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान एचएएल के सीएमडी की तरफ से ये बात बताया गया कि तेजस मार्क 1 की डिलीवरी डिले होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन तो जनरल इलेक्ट्रिक की F404 सीरीज का इंजन सप्लाई इशू है, लेकिन इसके अलावा सॉफ्टवेयर, रडार डेवलपमेंट और मिसाइल इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, जो कि इसकी प्रोडक्शन को डिले करने के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल माना जा सकता है। तेजस मार्क 1 आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की सिंगल इंजन इंटरसेप्टर और पॉइंट डिफेंस फाइटर जेट का बैकबोन बनने जा रहा है और ये आगे चल के MiG-21, MiG-23 और MiG-27 जैसे एजिंग प्लेटफॉर्म को रिप्लेस करने वाला है और फ्यूचर में ये इंडियन एयरफोर्स के लाइट फाइटर फ्लीट का बैकबोन बनने जा रहा है। पहला तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट ओरिजिनली मार्च 2024 में डिलीवर होने वाला था, लेकिन जुलाई 2025 तक सिर्फ कुछ ही एयरक्राफ्ट को डिलीवर किया गया और अभी एचएएल के चेयरमैन की तरफ से बात खुद ही बताया जा रहा है कि मल्टीपल टेक्निकल और सप्लाई चेन रिलेटेड इशू की वजह से अभी ये टाइमलाइन मिस हो रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर तेजस का प्रोडक्शन डिले होने के पीछे अभी एक कारण नहीं बल्कि मल्टीपल कारण मौजूद होने वाले हैं। अगला अपडेट पुणे बेस्ड डिफेंस सेटअप आर्थमन एरोस्पेस की तरफ से, जिन्होंने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर अपने कैनिस्टर लॉन्च लॉइटरिंग मुनिशन या लॉइटरिंग वेवी सिस्टम का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल को कंप्लीट कर लिया है। ये ट्रायल इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री डायरेक्टरेट के अंदर कंडक्ट किए गए थे और ये प्रोजेक्ट इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस यानी कि IDEX प्रोग्राम के अंदर पुश किया गया था। आर्थमन एरोस्पेस के लिए एक मेजर माइलस्टोन भी होने वाला है, जो दिखाता है कि भारत की इंडिजिनस अनमेंड सिस्टम टेक्नोलॉजी काफी तेजी से इवॉल्व हो रहा है। ये अपडेट 4 जुलाई 2025 को ऑफिशियली अनाउंस किया गया था, जिसमें कंपनी की तरफ से ये बात बताया गया था कि उनका मीडियम क्लास का लॉइटरिंग मुनिशन सिस्टम अब ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार हो चुका है। ये भी एक मीडियम क्लास का कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम है जो सर्वेलेंस, रिकॉनेंस और प्रिसिशन स्ट्राइक मिशन के लिए डिजाइन किया गया। इस सिस्टम का खास डिजाइन इसे हाई एल्टीट्यूड GNSS डिनाइड एनवायरनमेंट और कॉम्प्लेक्स टेरेन में भी इफेक्टिवली ऑपरेट करने में सक्षम बनाने वाला, जो कि इसे भारत की नॉर्दर्न बॉर्डर में और वेस्टर्न फ्रंट में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ट्रायल के दौरान यूएवी की तरफ से 50 किलोमीटर से ज्यादा का स्टेबल रियल टाइम वीडियो लिंक को मेंटेन किया गया था और इस दौरान इसकी टोटल रेंज 170 किलोमीटर के ऊपर रिपोर्ट किया गया था। इसका एंड्योरेंस टाइम भी अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर के आसपास रिपोर्ट किया गया, जो कि टैक्टिकल मिशन के लिए काफी इफेक्टिव माना जा रहा है। कैनिस्टर लॉन्च सिस्टम होने की वजह से ये यूएवी किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्राउंड व्हीकल से, टेम्पररी बेसिस से या नेवल वेसल से भी लॉन्च किया जा सकता है और ये कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है, क्योंकि इसको टैक्टिकल सरप्राइज अटैक या फिर रैपिड रिस्पांस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।